अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें हम आज सुनेंगे कहानी विचित्र पंछी, जो कि मंगोल जाति की लोक कथा है। बहुत पहले की बात है। उत्तर के जंगल में एक चालाक और बातूनी विचित्र पंछी रहता था। बहुत से देशों के राजाओं, दरबारियों और लखपतियों ने उस विचित्र पंछी को पकड़ने के लिए अनेक बार कोशिशें की, लेकिन उड़कर कहीं न जाने के बावजूद वह पकड़ने की कोशिश करने वाले के पास भी नहीं रहता था और मजे से आजादी के साथ पुराने फले फूले चीड़ों पर चहकता रहा। कहा जाता है कि उसे पकड़ने के लिए इतने ज्यादा लोग कोशिश करते थे कि उनके वहां आने जाने से एक अच्छा खासा पहाड़ी रास्ता ही बन गया था। बाद में उस विचित्र पंछी की बात पूर्व के एक बादशाह ईटकर खां के कान में पड़ी। उसने कहा, यह बहुत चालाक पंछी है, कोई भी उसे नहीं पकड़ पाया, लेकिन मैं उसे पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। यह कहकर वह पंछी पकड़ने के लिए चल दिया। ईटकर खां उत्तर के जंगल में चीड़ के उस घने पेड़ के नीचे पहुंच गया। वह विचित्र पंछी बादशाह का इरादा जानते हुए भी मस्ती से बैठा रहा। उसने उड़ने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए ईटकर खां ने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। बादशाह बेहद खुश हुआ। वह पहाड़ी रास्ते से घर लौट रहा था तो विचित्र पंछी ने उससे कहा, जहांपना, आपने मुझे बड़ी आसानी से पकड़ लिया है, लेकिन एक शर्त यह है कि मुझे साथ ले जाते समय ठंडी सांस लेने या खामोश रहने की मनाही है। दोनों में से कुछ भी हुआ तो उसी वक्त उड़ जाऊंगी। इसलिए चलते चलते हम दोनों में से किसी एक को कोई कहानी सुनाते रहना चाहिए। ईटकर खां ने शर्त स्वीकार करते हुए कहा, अच्छा, पहले तुम सुनाओ। जी हाँ, तो लीजिए, आपको कहानी सुनाती हूँ। विचित्र पंछी ने कहा जाता है कि किसी जगह एक कुशल शिकारी रहता था। उसके पास एक बढ़िया कुत्ता था। एक दिन वह कुत्ता लेकर शिकार करने बाहर चला गया। घाटी में उसने सोने और चांदी से भरी एक बैलगाड़ी देखी। बैलगाड़ी रास्ते में खराब हो जाने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसका मालिक वहां रास्ते के किनारे बहुत उदास बैठा हुआ था। शिकारी ने उसे नमस्ते की और उसके साथ बैठकर सिगरेट पीने लगा। बैलगाड़ी के मालिक ने कहा, साहब, मैं पहाड़ के उस पार गांव में जाकर किसी गाड़ी ठीक करने वाले को बुलाना चाहता हूँ। आप अपने कुत्ते के साथ यहीं बैठकर मेरी गाड़ी का ध्यान रखें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शिकारी ने कहा, जी हाँ, इसमें मेहरबानी की क्या बात है। बैलगाड़ी का मालिक बड़े संतोष से चला गया। शिकारी वहां शाम तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन गाड़ी के मालिक का कुछ अता पता नहीं था। शिकारी ने मन ही मन सोचा, मेरी माँ की नजर बहुत कमजोर है, शायद उन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया होगा। फिर उसने कुत्ते से कहा, तुम गाड़ी के मालिक के लौट आने तक यहीं गाड़ी की चोर लुटेरों से हिफाजत करो। मैं माँ के लिए खाना पकाने जा रहा हूँ। यह कहकर वह वहां से चला गया। कुत्ता अपने मालिक के कहने के अनुसार पूरी वफादारी से गाड़ी और बैल दोनों की रखवाली करने लगा और उसने बैल को भागने नहीं दिया। वह अच्छे पहरेदार की तरह बैलगाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा। उस गाड़ी के मालिक को कोई गाड़ी ठीक करने वाला ढूंढने के लिए कई गांव के चक्कर काटने पड़े। आधी रात हो जाने पर ही उसे एक गाड़ी ठीक करने वाला मिला। गाड़ी के मालिक ने लौटकर देखा कि शिकारी तो जा चुका है, लेकिन उसका कुत्ता वहाँ वफादारी के साथ उसकी गाड़ी की निगरानी कर रहा है। गाड़ी के मालिक ने कहा, यह कुत्ता सचमुच बहुत अच्छा है, इसलिए
उसने कुत्ते को कुछ चांदी देकर घर लौट जाने के लिए कहा। उसी समय शिकारी अपने दरवाजे पर कुत्ते का इंतजार कर रहा था। कुत्ते ने अपने मालिक को देखते ही मुंह में पकड़ी हुई चांदी जमीन पर रख दी। यह देखकर शिकारी को गुस्सा आया और उसने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ गाड़ी की हिफाजत करने का काम सौंपा था, लेकिन तुम चांदी क्यों चुरा लाए? और शिकारी ने बड़ा डंडा उठाकर कुत्ते को मार डाला। हे राम, इतनी लापरवाही! इतने अच्छे कुत्ते को मार डाला। ईदगाह खान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। अरे, आपने ठंडी सांस ली? कहते ही विचित्र पंछी तुरंत उड़ गया। ईदगाह खान ने अपने आप को कोसते हुए कहा, अरे मुझे क्या हो गया? मैं ठंडी सांस न लेने का वादा कैसे भूल गया? इसके बाद उसने उत्तर के जंगल में जाकर चीड़ के पेड़ से विचित्र पंछी को दूसरी बार पकड़ लिया। पहली बार वाली शर्त कायम रही। विचित्र पंछी ने कहा, अच्छा, मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। कहा जाता है कि कहीं एक महिला रहती थी। उसके पास एक बड़ी समझदार बिल्ली थी। एक दिन वह महिला कुएं से पानी ले जा रही थी तो उसने बिल्ली से कहा, तुम पालने में लेटे बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करना। इतना कहने के बाद वह चली गई और उसके कहने के मुताबिक वह बिल्ली पालने के पास बैठकर मक्खियों और मच्छरों को उड़ाती रही। अचानक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा चूहा बाहर निकला। वह चूहा चोरी चोरी बच्चे को काटना चाहता था। इसलिए बिल्ली को गुस्सा आया और वह चूहे का पीछा करते हुए कमरे के बाहर चली गई। उसी वक्त एक और बड़ा चूहा दौड़ते हुए वहां आया। वह एक ही बार में बच्चे का कान काटकर भाग गया। बच्चा दर्द के मारे चीख चीख कर रो पड़ा। बिल्ली बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही फौरन कमरे में लौट आई और उसने दरवाजे के पीछे छिपे चूहे को काटकर मार डाला। फिर वह बिल्ली बच्चे के पास आई और बैठकर उसके कान से निकले खून को अपने मुंह से पोंछने लगी। वह महिला घर लौटी तो यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, मैंने तुम्हें बच्चे की देखभाल का काम सौंपा था, लेकिन तुमने खुद ही उसका कान काटकर खाने की हिम्मत की। इसलिए उसने बिल्ली को पीट कर मार डाला। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा कि दरवाजे के पीछे एक मरे हुए चूहे के मुंह में बच्चे का कान पड़ा हुआ है, तो उसे पता चला कि उसने बिल्ली को मारकर गलती की है। इसलिए वह रोने लगी। हाय बेचारी बिल्ली! ईदगाह खान ने यह कहते हुए ठंडी सांस ली तो विचित्र पंछी फिर उड़ गया। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी विचित्र पंछी, जो कि मंगोल जाति की लोक कथा है। ईदगाह खान तीसरी बार उत्तर के जंगल में गया। एक बार फिर उसने चीड़ के पेड़ से विचित्र पंछी पकड़ा। वह टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते से लौट रहा था। रास्ते में विचित्र पंछी अपने पहले की ही शर्त के अनुसार फिर कहानी सुनाने लगी। बहुत पहले की बात है, एक साल बहुत कम बारिश हुई और सूखा पड़ गया। आलबे नामक एक आदमी सूखे की मुसीबत से बचने के लिए बाहर जा रहा था। कड़ी धूप में चलते चलते उसे बहुत प्यास लगी। वह आगे चलने में असमर्थ महसूस करने लगा। इसलिए वह एक ऊंची चट्टान के नीचे बैठ गया। अचानक से उसने देखा कि चट्टान के ऊपरी हिस्से से पानी बूंद बूंद करके नीचे टपक रहा है। इसलिए आलबे खुशी से फूला नहीं समाया। वह फौरन एक प्याले में पानी इकट्ठा करने लगा। उसने प्याले का पानी पीना चाहा तो अचानक एक कौवा उड़कर वहां पहुंचा और उसने अपने पंख से उसके प्याले को जमीन पर गिरा दिया। आलबे को गुस्सा आया और उसने कहा, ईश्वर को मुझसे हमदर्दी है, इसलिए उसने मुझे एक एक बूंद करके पानी दिया, लेकिन वह भी इस दुष्ट कौवे ने बहा दिया। उसने कौवे का पीछा करके पत्थर से उसे मारा,
फिर वे कौवे के नजदीक गया तो देखा कि आगे रास्ते में चट्टान की दरारों से पानी बह रहा है। यह देखकर आलबे को बहुत खुशी हुई, इसलिए उसने काफी पानी पिया। फिर वह पहले बैठने की जगह पर लौटा तो उसने सिर उठाकर देखा कि चट्टान के ऊपरी हिस्से पर एक बड़ा सांप सो रहा है और उस जहरीले सांप के मुंह से पानी टपक रहा है। उसने सोचा, अरे, पहले मैं उसके मुंह का पानी पीने वाला था। इस कौवे ने मेरी जान बचाई है। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और वह रोने लगा। ईदकर खां ने कहा, हाय बेचारा कौवा, उसने उस आदमी की जान बचाने के लिए कुर्बानी दी। विचित्र पंछी ने कहा, आपने फिर से ठंडी सांस ली। यह कहते ही वह फिर उड़ गया। छोड़ो, मैं उसे पकड़ने में असमर्थ हूँ। ईदकर खां यह कहकर घर लौट गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी विचित्र पंछी, जो कि मंगोल जाति की लोक कथा है। 蒙古包下盛开着一朵美丽的草原花，它静静地沐浴在灿烂的阳光下，乘着彩云的翅膀飞在蓝天上，把动人的歌声传遍了花香。दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें हम सुन रहे हैं कहानी विचित्र पंछी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज एक नाशी जाति की लोक कथा, जिसका नाम है चुकुई नेफाय और खांगमे चुंगमंगची। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। बर्फीले पर्वतों से घिरे हरी घास और रंग बिरंगे महकते फूलों वाले एक चरागाह में 90 तगड़े युवक और 70 कुशल युवतियां रहती थीं। वे भालू जैसे बड़े सुअर पालते और अनगिनत भेड़ बकरियां और हाथी के बराबर सुरागाय और पहाड़ी बैल चराते थे। लेकिन ये सब मवेशी उनके मालिक तुंगपेन चुकाओ और मालकिन तुंगपेन आन्यू की ही जायदाद थे, और सभी युवक और युवतियां उन दोनों के गुलाम थे। वे गुलाम साल भर रात दिन खुले आकाश में खा पीकर गुजारा करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक भी भेड़ बकरी या तंबू तक भी नसीब नहीं होता था। उनके पास भूख, ठिठुरन, आंसू और गहरी दोस्ती व प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं था। 90 दासों में चुकुई नेफाय सबसे कुशल था। वह ऊनी ओढ़नी बुनने में सक्षम था, खेती बाड़ी और तीर कमान से शिकार कर सकता था। जंगली जीव उसे देखकर 9-2-11 हो जाते थे। 70 दासियों में सबसे सुंदर खांगमे चुंगमंगची मानी जाती थी। वह ऊन काटने और दूध दोहने में अत्यंत कुशल थी, बुनाई कर सकती थी और सिलाई व कसीदाकारी में इतनी माहिर थी, कुशल से कुशल कारीगर भी उसके सामने सिर झुकाते थे। चूकू और खांगमे एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। वे एक दूसरे की मदद करते, साथ साथ गाते व नाचते और साथ ही साथ बांसुरी व वीणा बजाते। इस तरह वे प्रेम के शहद से अपने दुख धो लेते थे। उनके साथी और सहेलियां उनकी प्रशंसा में उन्हें चरागाह के पीछे खड़ी 2 बर्फीली चोटियों या चरागाह के आकाश में उड़ने वाले सफेद सारसों के एक जोड़े की उपमा देते थे। पशु मालिक तुंगपेन चुकाओ और मालकिन तुंगपेन आन्यू अपनी चरागाही जिंदगी से ऊबकर पर्वत की तलहटी में एक अच्छी जगह बसने चले गए। उनके गुलाम राहत की सांस लेने लगे और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी पीठ से एक भारी पहाड़ हट गया हो। चालाक पशु मालकिन और मालिक को यह डर था कि कहीं गुलाम भाग न जाएं, इसलिए उन्होंने उन गुलामों को भी पहाड़ की तलहटी में आकर बसने का हुक्म दिया। भला क्या कोई आजाद पंछी
फिर खुद ही पिंजरे में लौट आना चाहेगा। इन गुलामों ने पशु मालिक का हुक्म अनसुना कर दिया और उनमें से कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं हुआ। पशु मालिक ने गुलामों को लुभाने के लिए उन्हें पत्ते की उम्र के बदले पुराने पेड़ की उम्र, बुलबुले की उम्र के बदले निर्मल जल की उम्र और गुलामों की उम्र के बदले पशु मालिकों की उम्र देने जैसी कई चिकनी चुपड़ी बातें कही। उन्होंने उनकी अगवानी करने के लिए 9 बार श्वेत सारस, कोयल, पनकौवे, लीरे बर्ड, भूरी खंजन, अबाबील, मृग, जंगली भेड़ और सुनहरी मछली को भेजा था। इसके बावजूद गुलामों ने उनकी एक न सुनी और लौटने से इनकार कर दिया। चूकू और खांगमे ने तो डंके की चोट पर यह कहा, न तो पुराने पेड़ की उम्र पत्ते की उम्र का बदल हो सकती है और न ही निर्मल जल की उम्र बुलबुले की उम्र का बदल हो सकती है। हम गुलामों को सिर्फ आजादी ही चाहिए, पशु मालिक की उम्र नहीं। पशु मालिकों ने इस डर से कि कहीं ये दास मवेशियों को हाँक कर भाग न जाएं, सफेद पत्थरों के 9 और काले पत्थरों के 7 दरवाजे बनवाए। गाय बकरियों को रोकने के लिए 9 जंगले निर्मित किए और 7 बाड़ें खड़ी की। उधर जब चूकू और खांगमे तथा उनके साथी भागने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक उनकी भेड़ बकरियों का एक झुंड गुम हो गया। चूकू और खांगमे अपने साथियों को लेकर उसे खोजने निकल पड़े। 9 पहाड़ों और 7 घाटियों को पार करने के बाद उन्होंने एक अजीबो-गरीब पेड़ के नीचे भेड़ बकरियों का वह झुंड खोज लिया। वह एक ऐसा पेड़ था जिसकी टहनियां मूंगे की, पत्ते जेड के, फूल सोने चांदी के और फल हीरे मोती के थे। यह देखकर गुलामों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे उस पेड़ को चारों ओर से घेर कर नाचने लगे। उनके बदन पर कोई भी आभूषण न होने की वजह से उन्हें पेड़ पर उगे हुए कीमती आभूषणों को काटकर अपने आप को सजाने की सूझी। एक युवक ने लोहे की एक सफेद कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार किया। पेड़ का तो कुछ भी बांका नहीं हुआ, उल्टे कुल्हाड़ी की धार एकदम कुंद हो गई। कुशल चूकू ने बैल के चमड़े से धौंकनी बनाई, चेस्टनट के पेड़ को जलाकर कोयला तैयार किया, 3 हलों के फालों से एक धारदार कुल्हाड़ी ढाल की। इसे मजबूत बनाने के लिए श्वेत नागराज के थूक का इस्तेमाल किया और एक सींग वाले जीव के मजबूत सींग से कुल्हाड़ी का हत्था बनाया और इसके बाद उसे नदी किनारे ले जाकर धार तेज की। फिर पहली बार पेड़ पर खूब कड़ा वार किया। उसमें लकड़ी का एक सफेद टुकड़ा उड़ गया और वह चांदी बन गया। इससे युवकों के लिए कड़े और युवतियों के लिए कर्णफूल तैयार किए। फिर उसने दूसरा वार किया और उसमें लकड़ी का एक हरा टुकड़ा टूटा और पानी में गिरकर हरा जेड बन गया। इससे युवतियों के लिए चूड़ियां बनाई गई। फिर तीसरा वार किया गया और उसमें लकड़ी का एक पीला टुकड़ा निकल आया और वह चमचमाता सोना बन गया। इससे युवतियों के लिए एक खास किस्म के जातीय आभूषण बनाए गए। पेड़ पर चौथा वार किया तो उससे लकड़ी का एक काला टुकड़ा निकला और वह चमकदार मोतियों के रूप में बदल गया। इन मोतियों की मालाएं युवकों के गले में लटकाई गईं या युवतियों की चोटियों पर सजाई गईं। 5वां वार किया तो उससे लकड़ी का एक सफेद टुकड़ा निकला और वह सीप का खोल बन गया। उसे खूबसूरती से तराशकर सजावट के लिए युवकों के कमरबंदों में लगाया गया, युवतियों के सिरों पर सजाया गया। 6ठे वार से लकड़ी का लाल टुकड़ा निकला और वह लाल बेंच बन गया। उससे फूल बनाकर युवकों की तलवारों के मूठों पर जड़े गए। 7वें वार से फिर लकड़ी का एक धारीदार टुकड़ा गिरा, लेकिन इस बार वह बाघ बन गया। उसके चमड़े से तरकश, आसन, म्यान और कमरबंद तैयार किए गए तथा आखिरी वार से पीला टुकड़ा निकला और वह पीले बांसों का जंगल बन गया। बांस के टुकड़ों से बांसुरियां और अन्य बाजे बनाए गए। सभी को इन आभूषणों से सजाया गया तो युवक अधिकाधिक आकर्षक नजर आए और युवतियां और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी। चूकू ने खांगमे को आभूषणों से सजाया और वह अधिक रमणीय लगी। उसी तरह खांगमे ने चूकू को आभूषणों से सजाया तो वह पहले से ज्यादा लुभावना लगने लगा। चूकू ने ऐसे बांसुरी बजाई कि खांगमे झूम उठी और खांगमे ने ऐसा एक तारा बजाया
कि चूकू की बाहें उछलने लगी। भेड़ बकरियों का झुंड मिल गया और तमाम आभूषण ठीक तरह से सजाए गए तो गुलाम भागने की कोशिश करने लगे। चूकू ने सबसे पहले अपने साथियों को भागने का मौका देने के लिए सफेद पत्थरों के 9 और काले पत्थरों के 7 दरवाजों को खोल दिया। उधर खांगमे ने भी भेड़ बकरियों को भगाने के लिए 9 जंगलों और 7 बाड़ों को गिरा दिया। बड़ी बहन केचन भाग निकली, बड़ा भाई चिन्ना चला गया, छोटी बहन लुनवान चली गई और छोटा भाई ची उछल पड़ा। खांगमे घोड़े पर सवार होकर भागने लगी, लेकिन वह मुड़ मुड़कर पीछे आ रही चूकू को भी देख लेती थी। उधर चूकू भी सफेद घोड़े पर सवार होकर आगे जा रही खांगमे का ख्याल रखते हुए जल्दी जल्दी उसके पीछे घोड़ा दौड़ाता रहा। ये तमाम गडरिये चलते रहे। शरद की बारिश भी झरझर बरसती रही। पलक मारते ही पूरी पहाड़ी घाटी में बाढ़ आ गई। खांगमे और उसकी सहेलियों ने अभी पुल पार किया ही था कि नदी की लहरों ने पुल को तोड़ डाला और चूकू तथा उसके साथी नदी के दूसरे किनारे पर ही रह गए। युवकों ने मिलकर नदी के ऊपरी भाग पर पत्थरों का एक पुल बना दिया, लेकिन पांव रखते ही वह ढह गया। युवतियों ने भी नदी के निचले भाग में पेड़ों के तनों से एक पुल बनाया, लेकिन वह भी टूट गया। चूकू ने चीड़ की लकड़ियां काटकर किश्ती बनाई तो उन्हें नदी पार करने का साधन मिल गया। फिर उसने सफेद पैरों वाले पत्थरों के चमड़े की किश्ती बनाई तो नदी पार करने का दूसरा साधन भी मिल गया। चूकू ने सबसे पहले अपने साथियों को नदी पार करने दी और वे सभी युवतियों से जा मिले और सब खुशी से घूमने लगे। चूकू नदी पार करने ही वाला था कि निर्दयी माँ बाप ने उसे बुला लिया। खांगमे नदी के दूसरे किनारे पर बहुत देर तक चूकू का इंतजार करती रही, फिर भी उसे अपने प्रेमी का साया तक दिखाई नहीं दिया। वह अकेली ही दुख में नदी तट पर चक्कर काटती रही। साथी तो दूर चले ही गए थे और प्रेमी भी नहीं आया, तो खांगमे के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा। इसलिए उसे किसी दूसरे के घर में कताई बुनाई का काम करना पड़ा। काम करते समय खांगमे को जब तब चूकू की याद आ जाती और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते। स्वच्छ आंसुओं से सन का काला कपड़ा सफेद और खून के आंसुओं से सफेद कपड़ा लाल हो जाता। एक नेक दिल तोते ने खांगमे की यह हालत देखी तो वह करघे के पास उड़कर आया और उसने उससे अपने दिल की बात बताने के लिए कहा। खांगमे ने तोते को बताया, तुम जाकर चूकू को कहो कि आकाश में 3 ऐसे तारे हैं जो अपने कक्ष में नहीं लौटे हैं और मैं उन्हीं में से एक हूँ। पृथ्वी पर 3 ऐसी हरी दूबें हैं जिन्हें भेड़ बकरियों ने कभी नहीं छुआ है और मैं उनमें से ही एक हूँ। गांव में 3 ऐसी युवतियां हैं जिनके साथ किसी पुरुष का संपर्क नहीं हुआ है और मैं उनमें से ही एक हूँ। मुझे ले जाने के लिए उसे सर पर दौड़ने वाले घोड़े पर सुनहरी काठी लगाकर जल्दी आना चाहिए। तोता चूकू के घर गया, लेकिन चूकू उसे वहां नहीं मिला तो उसने खांगमे की बात उसके माता पिता को बताई। चूकू के माता पिता ने बड़ी रुखाई से कहा, आकाश में तारे काले बादलों की वजह से नहीं चमकते। वह नक्षत्र कक्ष में बैठने वाला प्रकाशवान तारा नहीं, बल्कि एक प्रकाशहीन काला तारा है। हरी दूब जाड़े में सूख जाती है और वह हरी दूब न होकर महज सूखी घास है। वह कोई अच्छे चरित्र वाली युवती भी नहीं है, इसलिए वह इस योग्य नहीं कि उसे सोने की काठी वाले घोड़े से लाया जाए। उसे लाने के लिए हम अपने बेटे को जाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। तोता करघे के पास लौट आया, लेकिन उसने खांगमे को चूकू के माँ बाप की कही हुई बातें गलती से उसके पूरे परिवार की ओर से कही गई बता दी। यह सुनकर खांगमे के दिल को तो मानो काट मार गया और उसे अत्यंत दुख हुआ। निर्दयी सास ससुर की बात तो छोड़ो, क्या चूकू का भी दिल बदल गया? खांगमे ने एक बार फिर तोते से मदद मांगी। उसे यह संदेश ले जाने के लिए कहा, तुम जाकर चूकू को बताओ कि बहुत पहले मैंने उसे बहुत सी बातें बताई थी। उनमें से 3 बातें ऐसे याद रखनी चाहिए जैसे कि भेड़ पानी पीने के लिए चश्मे को याद रखती हैं। वे बातें ये हैं,
सोने का जोड़ चांदी ही हो सकती है, मोती का जोड़ जेड ही हो सकता है, और खांगमे चुंगमंगची का जोड़ सिर्फ चूकोई नेफाई ही हो सकता है। अगर ये बातें उसे याद हो तो वह जल्दी ही सरपट घोड़े पर सोने की काठी लगाकर मुझे लेने आए। तोता चूकू से मिला और उसे सारी बातें ज्यों की त्यों बताई। चूकू को खांगमे का गहरा प्यार याद आया और वह उसके पास जाने के लिए बेचैन हो उठा। साथ ही मुसीबत में फंसी खांगमे का विचार आते ही उसके दिल में दर्द से कुछ चुभने सा लगता। उसने तोते से कहा, कृपया तुम खांगमे को बताओ कि जिस तरह स्याही साफ पानी में घुल जाती है, उसी तरह प्रेयसी की कही सभी बातें मेरे दिल में घर कर गई हैं। मैं चाहता था कि जाड़े में उसे लेने जाऊं, मगर माँ बाप ने मेरे कपड़े जूते सब छिपा लिए थे। उनकी कड़ी नजर भी मुझ पर गड़ी रहती थी और मेरे भाग सकने की कोई तरकीब नहीं थी। फिर बसंत में उसे लाने का विचार था, लेकिन तब खाने पीने की समस्या थी। माँ बाप जरा भी खाने को नहीं देना चाहते थे और उनकी 4 आंखें मुझ पर एकदम लगी रहती थी। इस तरह भागने का कोई उपाय नहीं था। गर्मियों में उसे लाने की सोची थी, लेकिन मूसलाधार वर्षा के कारण जोरदार बाढ़ आ गई। माँ बाप ने बरसाती एक तरफ छिपा रखी थी और सुबह शाम मेरे ऊपर कड़ी पाबंदियां थी तथा भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शरद में भी उसे लेने की सोची थी, मगर बदमाश पशु मालिक ने मुझे काम पर भेज दिया और काम का कोई अंत नहीं था। फिर वह हाथ में बांस की छड़ी लिए वहीं खड़ा रहता और आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखता रहता था। तुम ही बताओ कि मैं कैसे भाग निकलता। अपनी प्रेयसी का इंतजार करते करते मेरे कलेजे के टुकड़े हो जाते थे। तोते ने एक ठंडी सांस भरी और वहां से उड़ गया। चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं नाशी जाति की लोक कथा, जिसका नाम है चूकोई नेफाई और खांगमे चुंगमंगची। खांगमे दूसरी बार संदेश भेजने के बाद सुबह से शाम तक इंतजार करती थी और उसे यह आस रही कि तोता जल्दी ही लौट आएगा और चूकू भी जल्दी ही वापस आ जाएगा। हवा की सरसर सुनाई देती तो उसे लगता कि चूकू वापस आ गया है और वह उठकर उसे लेने बाहर जाती, लेकिन हर बार निराशा ही उसके हाथ लगती। घोड़े की टापें सुनाई देती तो वह समझती कि चूकू उसे लेने आ गया है और वह दरवाजा खोलने के लिए उठती तो देखती कि वह घोड़ा किसी दूसरे का होता। वह इंतजार करती रही, मगर कोई जवाब नहीं आया और प्रेमी का साया तक भी नजर नहीं आया। यह सोचकर कि प्रेमी का मन बदल गया है, खांगमे के दिल में कांटे से चुभने लगे और उसके आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे अपने दोनों कुशल हाथ भी बेकार महसूस होने लगे। तकला उछलकर हाथ में आने के बजाय फर्श पर गिर पड़ा और अब सन का कपड़ा भी बुना नहीं जाता था। खांगमे के प्रति दया की भावना से प्रेमाहुति देवी यूतु आ गई और देवता चीथू शेकवान जेड नागराज भवन से उतर आए। उन्होंने खांगमे को समझाते हुए कहा, साहसी खांगमे चुंगमंगची, तुम जेड नागराज भवन आकर सतीत्व प्राप्त कर स्थायी सुख भोगो। मानव लोक के दुखों से तो तुम बीमार हो गई और कंकाल बन गई हो, फिर भी तुम्हें न आजादी मिली न ही सुख। हमारे परलोक में तो हरे भरे घास के मैदान हैं, सदाबहार फूल खिले हुए हैं और मीठे पानी के अनंत चश्मे हैं। हमारी सवारी के लिए चीते खड़े हैं, खेत जोतने के लिए श्वेत मृग, पौ फटते समय मुर्गों की जगह जंगली कुकुर खबर देते हैं और पहरेदार के रूप में जंगली मृग दरवाजे पर खड़ा रहता है। इनके अलावा कोयल संदेश वाहक का काम करती है, बुलबुल सुरीली आवाज में गीत गाती है और हमारे यहाँ मक्खियों और मच्छरों का नामो निशान भी नहीं है। जल्दी चलो, तुम वहां चलकर प्रेमातुर युवतियों को बर्फ जैसा सफेद कम खाब बुनाना सिखाओ, सफेद बादलों जैसे कमरबंद काटने सिखाओ और खुशबूदार मिठाइयां खाओ। चूकू की प्रतीक्षा करते करते खांगमे की आंखें एकदम धंस गई।
पुकारते पुकारते उसके होंठ सूख गए। खड़ी रहने से उसके पैर सूख कर कांटा हो गए और रोते रोते उसकी आंखों में एक भी आंसू न रहा। अपने प्रेमी के आने की कोई आशा न रह गई और अब वह पूरी तरह निराश हो गई। तो उसने देवी देवता की बात मान ली और चीनो लोक पर्वत पर खड़े एक पेड़ के नीचे सतीत्व प्राप्त कर लिया। चूकू की खबर लेकर तोता वापस आ गया, मगर उसे खांगमे की छाया तक दिखाई नहीं दी। वह उसकी खोज में इधर उधर उड़ता रहा। चूकू के पशु मालिक का एक बैल गुम हो गया। पशु मालिक बड़ा परेशान हो गया। मौका देखकर चूकू ने उससे कहा, बैल की खोज करने के लिए मुझे भेजो। पशु मालिक ने सहमति में सिर हिलाया। चूकू लंबे समय तक बंधे रहने के बाद छोटे शिकारी कुत्ते की तरह झट निकल भागा। वह बैल खोजने के बजाय खुद अपनी प्रेयसी खांगमे की खोज में चल पड़ा। उसने 66 पर्वत पार किए, 70 घाटियों को छान मारा, मगर खांगमे नहीं मिली। दुखी होकर चूकू रो पड़ा और आसमान की ओर पुकारने लगा, खांगमे तुम कहाँ हो? पुकारते चलते हुए वह चीनो लोक पर्वत पर खड़े एक पेड़ के नीचे पहुंचा और वहां उसने अपनी प्रेयसी देखी। आह! चूकू हक्का बक्का रह गया। उसकी खांगमे पतिव्रता के तौर पर मर चुकी थी। यह देखते ही चूकू पर जैसे वज्रपात हो गया। उसने खांगमे को अपनी गोद में उठाकर रो रो कर कहा, मेरी प्रेयसी, मुझे आने में देर हो गई। उसके आंसुओं से खांगमे का मटियाला मुंह धुलकर साफ सुथरा हो गया और खून के आंसुओं से खांगमे के सन के कपड़े लाल हो गए। खांगमे की आत्मा बोली, ए चूको नेफाय, अब रोने का क्या फायदा? पहले हमारे दोनों के दिल एक दूसरे से मिले हुए थे, एक दूसरे का प्रेम प्राप्त था। घृणित नदी जल ने ही हम दोनों प्रेमियों को अलग कर दिया था। मैंने कितने ही संदेश भेजे थे, फिर भी तुमने न तो जवाब दिया और न ही तुम मुझे लेने आए। कितने बेदिल हो तुम। चूकू ने अपनी सारी आपबीती खांगमे को बताई कि वह कैसे उसके प्रति प्यार से अपने दिल को सताता रहा। उसके माँ बाप और पशु मालिक कैसे उसे आने नहीं देना चाहते थे और वह जवाब भेजने के लिए कैसे तोते का सहारा लेता रहा। उसी वक्त तोता भी उड़कर आया और उसने खांगमे को बताया कि पहली बार लाया गया संदेश चूकू का नहीं बल्कि उसके माँ का ही था। खांगमे को सब कुछ मालूम हो गया तो उसे पशु मालिक और चूकू के माँ बाप के प्रति और भी ज्यादा नफरत हो गई। उसने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरे चूकू, अब मैं तो फिर जिंदा नहीं हो सकती। तुम जल्दी ही चीड़ की टहनियों और देवदार के पत्तों से मेरा दाह संस्कार करो और सुंदर परलोक भेज दो। मेरे सारे आभूषण नोलो पर्वत के श्वेत श्याम संगम स्थल पर गाड़े हुए हैं और वे सब तुम्हारे लिए सुरक्षित हैं। मेरे प्राण, अब हमेशा के लिए अलविदा। चूकू दुख के सागर में इतना डूब गया कि वह अपने आप को उबार नहीं सका। वह शीघ्र ही नोलो पर्वत के नीचे श्वेत श्याम संगम स्थल पर गाड़े हुए खांगमे के सारे आभूषण निकाल लाया। उसके बाद उसने खुशबूदार चीड़ और देवदार की साफ टहनियों और पत्ते लाकर एक ढेर में आग लगा दी और वह खांगमे को उठाकर जोर से चिल्लाते हुए, मेरी खांगमे, मैं भी तुम्हारे साथ साथ हूँ, धधकते आग में कूद पड़ा। चूकू नेफाय और खांगमे चुंगमंगची अचानक बादलों के दो टुकड़े बनकर हिम पर्वत पर तैरते हुए एक दूसरे में विलीन हो गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, नाशी जाति की लोक कथा, जिसका नाम है चूकुई नेफाय और खांगमे चुंगमंगची। तो दोस्तों, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय सिया।